तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों भौतिक विज्ञान में चैप्टर 2 एक विमीय गति की शुरुआत आज से करेंगे। इसमें समझते हैं कि पोजीशन क्या होती है, स्थिति किसे कहते हैं। ठीक है, स्थिति पोजीशन क्या होती है। देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, और इसको 3 लोग देख रहे हैं। एक कोई ए व्यक्ति देख रहा है, एक बी व्यक्ति देख रहा है और एक सी व्यक्ति देख रहा है यहां से। ठीक है, 3 व्यक्ति इसको देख रहे हैं। इस व्यक्ति को ए बी सी तीनों लोग देख रहे हैं। अब आप बताइए, यहां पर आप देखेंगे ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, अब देखिए इस व्यक्ति को जो ए व्यक्ति देख रहा है ये भी देख रहा है। ये कितनी दूरी पर है अगर इससे पूछा जाएगा, ये बताएगा। मान लीजिए माना जा रहा है कि ये बताया 4 मीटर दूरी पर है। ये व्यक्ति ए से 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। बी से पूछा जाए कि यह व्यक्ति तुमसे कितनी दूरी पर खड़ा है, इन्होंने बताया भाई 3 मीटर दूरी पर ये खड़ा है। और सी से पूछा जाए कि बताओ तुमसे कितनी दूरी पर खड़ा है, इन्होंने बताया मुझसे 6 मीटर दूरी पर खड़ा है ये व्यक्ति। यहां पर आप देखिए सबकी जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं। देखो, इस व्यक्ति को ए भी देख रहा है, बी और सी तीनों देख रहे हैं, लेकिन अगर तीनों से पूछा जाए कि दूरियां क्या क्या है तो कोई कहेगा 4 मीटर पे, कोई 3 और कोई 6 मीटर पर कह रहा है। माने इस व्यक्ति की स्थिति उसी समय पे तीनों लोगों के लिए अलग अलग है। ठीक, दूसरी बात क्या है, ए के लिए यह जो व्यक्ति बैठा है यह किस दिशा में है, देखो यहां पर यह दक्षिण दिशा में है। बी के लिए जो यह व्यक्ति बैठा है यह किस दिशा में है, यह पूरब दिशा में है। और सी के लिए यह व्यक्ति जो बैठा है यह किस दिशा में है, यह उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो सबकी दूरियां इस व्यक्ति के लिए ए बी और सी से अलग अलग हैं, इनकी दिशाएं भी अलग अलग हैं। तो यहां से 2 बातें स्पष्ट हो रही हैं। क्या कि यदि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करना हो, दिखाना हो, तो वहां 2 फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। 2 तथ्यों की, 2 कारकों की, 2 फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। फैक्टर नंबर 1, उस वस्तु की या उस कण की व्यक्ति या प्रेक्षक से दूरी। ठीक है, व्यक्ति या प्रेक्षक से दूरी कितनी होगी। दूसरा क्या है कि उस वस्तु या कण की प्रेक्षक या व्यक्ति से दिशा क्या होगी। ठीक है, तो दूरी और दिशा का कॉम्बिनेशन याद कर लेते हैं कि क्या कहलाता है, पोजीशन कहलाता है, स्थिति कहलाता है। इसमें से कोई गलत नहीं है, ना ए गलत है, ना बी गलत है, ना सी गलत है। तीनों अपनी जगह पे सही हैं। वो तीनों अलग अलग दिशा से देख रहे हैं, तीनों की दूरियां अलग अलग हैं, लेकिन व्यक्ति वो समान है जिसको देख रहे हैं। तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि नहीं तुम गलत बता रहे हो, 4 मीटर दूरी पे नहीं भाई 6 मीटर दूरी पर है, ऐसा नहीं है। सबके देखने की दूरियां अलग अलग है, सबकी देखने की दिशाएं अलग अलग है। तो यहां से 2 बातें क्लियर हो रही हैं कि दूरी और दिशा, ये दोनों चीज स्थिति में बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, अब यहां पे फिजिक्स में इसको किस प्रकार दर्शाया जाएगा। देखो, मान लीजिए कि यदि कोई कण है, ठीक है, यदि कोई कण है और उसे, ये मान लीजिए कोई कण है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, 2 अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर इन दोनों के अनुदिश, माने इन दोनों की दिशा में ही मान लीजिए कोई कण, इंग्लिश में कण को पार्टिकल कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई कण चल रहा है, यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब मूल बिंदु ओ से, ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन माने मूल बिंदु, मूल बिंदु ओ से इस कण की दिशा भी कुछ होगी और इस कण की दूरी भी कुछ होगी। तो इस कण की दिशा और दूरी को मूल बिंदु ओ से दर्शाने के लिए क्या करेंगे, मान लिया कि उस कण की जो स्थित सदिश है वो आर है। आर पे तीर लगाया है, वेक्टर है। क्यों, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी कण की स्थिति को दिखाने के लिए 2 तथ्यों की जरूरत पड़ती है।
पहला उसकी जो दूरी होगी वह, और दूसरा उसकी जो दिशा होगी वह। ठीक है, दूरी और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो दिशा के नाते यहां पर क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, तीर लगा दिया। अब मान लीजिए कि ये जो कण P है इसकी स्थिति सदिश ज्ञात करनी है, इसका पोजीशन वेक्टर पता करना है, तो पोजीशन के लिए R लिख दिया और वेक्टर के लिए ऊपर तीर लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये R इज इक्वल टू, ध्यान देने योग्य बात क्या है, x की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो i कैप होता है, और y की दिशा में जो एकांक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है। ये सदिश के चैप्टर में आपको बताएंगे हम जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो वेक्टर r इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, x के अक्ष के अंदिश जो चली गई दूरी होगी इसे x के पदों में लिखेंगे स्मॉल x, और y अक्ष के अंदिश चली गई जो दूरी होगी इसे स्मॉल y के पदों में लिखेंगे। तो जो पोजीशन वेक्टर r आपको यहां प्राप्त होगा वो होगा xi, माने x अक्ष के अंदिश चली गई दूरी एकांक सदिश का गुणनफल प्लस y अक्ष के अंदिश चली गई दूरी एकांक सदिश का गुणनफल, ये कहलाएगा स्थित सदिश। अब यहीं पर अगर मान लीजिए ये दो अक्ष जो बनाए गए हैं इसके जगह पर एक अक्ष और ले लिया जाए, z अक्ष। ठीक है, अब आप समझेंगे ये दो अक्ष कैसे थे, ये ध्यान दो, यहां पे दो उंगली है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष y अक्ष के लंबवत होता है, 90 अंश के कोण पर होता है। अब यहीं पर अगर एक तीसरा अक्ष लिया जाएगा, x अक्ष y अक्ष को दिखाएगा, देख सकते हो आप, अगर तीसरा अक्ष लिया जाएगा तो उसे हम बोर्ड पे नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वो इस प्रकार है। देखो यहाँ पर तीनों अक्ष एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, x अक्ष y अक्ष और z अक्ष। किन्हीं दो अक्षों के बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश होगा, समकोण होगा। अब इसको दिखाने के लिए चूंकि हम ऐसे खींच नहीं सकते कि ये उंगली से बाहर निकल जाए, बोर्ड पे ऐसे खींचा नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसे तिरछा बनाएंगे। ठीक है, मात्र ये प्रदर्शन का एक तरीका है, तिरछा बना दिया। यह माना जाएगा कि x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष यह भी अक्ष इसके परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है। तो अगर यहां पर स्थित सदिश r अब लिखना हो तो z अक्ष के सापेक्ष, जो z अक्ष है ये z अक्ष के सापेक्ष जो एकांक वेक्टर अर्थात स्थित सदिश होती है वह क्या होती है, k कैप होती है। क्या होती है, k कैप। कैप क्यों लगाया जाता है, एकांक सदिश को प्रदर्शित करने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि इसका जो मॉड्यूलेशन होता है वो 1 होता है, इसलिए इसे कैप से दिखाते हैं। ये अलग प्रकार का सदिश है। तो r वेक्टर r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, x i कैप, इसी को आगे रिपीट कर दीजिए, प्लस y j कैप प्लस, अब आप देखो यहाँ पर z अक्ष के सापेक्ष चली गई दूरी z होगी और यहाँ एकांक सदिश k कैप है, तो z स्मॉल z इंटू k कैप। ये r की तीनों तल के अर्थात x y z तीनों तल के सापेक्ष स्थित सदिश का मान हो गया, अर्थात पोजीशन वेक्टर का मान हो गया। भाई साहब यहाँ पे समझते हैं विराम और गति क्या है, रेस्ट एंड मोशन। देखो मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, क्या है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म पर किनारे ये पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं, मान लो कि ये प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं, मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन मान लीजिए अगर मैं खड़ा हूं, ये मेरी फोटो बन गई, ठीक है, हंसता हुआ। मान लो मैं खड़ा हूं, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अगर मैं पेड़ देख रहा हूं तो पेड़ से निश्चित मेरी कुछ दूरी होगी, ठीक है, और पेड़ मुझसे किसी दिशा में होगा। दो चीजें फिर से मिली, दिशा और दूरी। यहां पे समझने की बात क्या है अभी देखिएगा। अब मान लो कि यहीं पर एक ट्रेन आने वाली है और हम उसी ट्रेन पर बैठने के चक्कर में लगे हैं कि ट्रेन आ जाए, हम ट्रेन पर बैठकर और चल दें। अब आप ट्रेन पर बैठेंगे, जब ट्रेन चलने लगेगी छुक 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 छुक, तो ट्रेन से इस पेड़ को जब हम देखेंगे तो ये लगेगा कि ट्रेन स्थिर है और पेड़ चल रहा है। ध्यान देने की बात क्या है, जब यहां पर हम खड़े थे तो हमको ये लगा कि ये पेड़ खड़ा है, क्योंकि हम भी खड़े हैं और पेड़ भी खड़ा है, अर्थात दोनों रुके हुए हैं। लेकिन जब हम कूद कर ट्रेन पर चढ़ गए और ट्रेन चल रही थी तो उस अवस्था में पेड़ को देखने पर यह पता लगा कि नहीं भाई, पेड़ भी भाग रहा है, हम तो जा ही रहे हैं, साथ साथ पेड़ भी भाग रहा है। दो स्थितियां मिली, क्या, जब हम खड़े होकर
पेड़ को देख रहे थे तो पहली स्थिति थी हम भी खड़े और पेड़ भी खड़ा, अर्थात दोनों किस अवस्था में थे, रुके हुए, दोनों विराम अवस्था में थे। अगर परिभाषा देखी जाए तो यहां से यह पता चलेगा कि न हमारी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन हुआ, न इस पेड़ की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन हुआ। तो जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु किस अवस्था में कहलाती है, रेस्ट में अर्थात विराम में कहलाती है। अब आप देखिए, जब हम ट्रेन पर कूद कर चढ़ लिए और कहने लगे भाई नहीं चल अब ट्रेन पे हमको जाना है, चलने लगे, ट्रेन चल रही है, तो पेड़ को देखे तो उस अवस्था में यह स्पष्ट हुआ पेड़ तो रुका हुआ था, लेकिन ऐसा आभास हुआ कि पेड़ चल रहा है, लेकिन वास्तव में चल क्या रही है, ट्रेन चल रही है। तो ये देखा गया कि हमारी स्थिति अर्थात कण की स्थिति में क्या हुआ, इस समय के साथ परिवर्तन हुआ। इससे बताया क्या होती है, और हमारी स्थिति में अर्थात ट्रेन की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हुआ, दूरी हमारी बढ़ती चली गई और ये देखा गया कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। इसे क्या कहा जाएगा, गति कहा जाएगा, इसे मोशन कहा जाएगा। मतलब यदि किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह कण किस अवस्था में होता है, गति में होता है। तो दो चीजें यहां से क्लियर हुई होंगी, विराम और गति। यहां पर इस पेड़ को ट्रेन में बैठा व्यक्ति भी देख रहा है और यहां पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति भी देख रहा है, लेकिन दोनों ही ये कह रहा है विराम में है पेड़, और यहां पर जो ट्रेन बैठा व्यक्ति ये कह रहा है गति में है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा, मार हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, दोनों सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है। इसके दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ विराम में है और ट्रेन वाले की दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ गति में है। लेकिन एक ही साथ ये पेड़ गति विराम में कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसके सापेक्ष ये विराम में है। यहां पर एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं सापेक्ष का। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष ये विराम में है पेड़, और इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष ये पेड़ किस में है, गति में है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें मिली, किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक्स वाई जेड अक्ष के सापेक्ष या एक्स वाई अक्ष के सापेक्ष, माने द्वि समतल पर या तीन समतल पर या बहु समतल पर दिखाने के लिए, किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो वो किस में होगी, रेस्ट में होगी, ये जानेंगे, और या तो वो किस में होगी, मोशन में होगी, अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए अब यहां पर निर्देश तंत्र समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र क्या होता है, देखो किसी भी कण की स्थिति को, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, यहां मान लो कोई कण है, पार्टिकल पी है, किसी भी कण की स्थिति को एक्स वाई, अब अगर तीसरा तल लेना चाहो तो जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, के सापेक्ष प्रदर्शित करना, किसके साथ, समय के साथ। एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के सापेक्ष दिखा ही रहे हैं, साथ साथ समय के साथ भी दिखा रहे हैं, टी फॉर टाइम। किसी भी कण की स्थिति को एक्स वाई जेड अर्थात अक्षों के सापेक्ष और समय के साथ जहां प्रदर्शित करते हैं, जिस स्थान पर प्रदर्शित करते हैं, उस स्थान को ही क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों तरफ 9 ग्रह गति कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, सूर्य के सापेक्ष अगर पृथ्वी का अध्ययन किया जाएगा तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी एक निर्देश तंत्र होगी किसी भी तल पे। सूर्य के सापेक्ष बुध का अध्ययन किया जाएगा तो बुध भी एक निर्देश तंत्र होगा। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया था, अगर व्यक्ति के सापेक्ष जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अगर पेड़ का अध्ययन किया जाएगा तो व्यक्ति के सापेक्ष पेड़ जो है एक निर्देश तंत्र के रूप में होगा। और यदि गाड़ी में जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है उसके सापेक्ष पेड़ का अध्ययन किया जाएगा तो पेड़ और वह गाड़ी में बैठा व्यक्ति एक निर्देश तंत्र की भांति समय के साथ किसी तल पर प्रदर्शित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझ लेते हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होती है। चैप्टर का नाम है एक विमीय गति, इसमें एक विमीय गति के विषय में बताया जाएगा, लेकिन गति 3 प्रकार की यहाँ बताई जा रही है, एक विमीय गति, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन।
एक विमीय गति में क्या होता है, किसी भी कण, ठीक है, किसी भी कण की जो गति होगी वो सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में होगी। जैसे केवल x अक्ष के सापेक्ष भाग रहा है, या केवल y अक्ष के सापेक्ष भाग रहा है, या केवल z अक्ष के सापेक्ष भाग रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तो कोई कण या तो x अक्ष के सापेक्ष भागे, या तो y अक्ष के, या तो z अक्ष के सापेक्ष भागता ही रहे, किस, केवल एक अक्ष के सापेक्ष। तो लिंक किसके साथ, टाइम के साथ। इस दुनिया में कोई भी घटना होती है, ऐसे ही फिजिक्स में भी कोई भी घटना होती है तो समय तो लगता ही है, ठीक है। तो कोई भी घटना, कोई भी कारण होगा तो समय लगेगा। तो जो समय के साथ x अक्ष, y अक्ष या z अक्ष के सापेक्ष कोई भी गति होगी वह एक विमीय गति होगी और सरल रेखा में गति होगी। दो चीजें यहां पर समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट यही लिखा था, एक निर्देशांक समय के साथ, ठीक है। तो सरल रेखा फिर से समझते हैं क्या होगा एक विमीय गति में। पहली बात, सरल रेखा में गति होगी अर्थात सीधी रेखा में। दूसरा क्या है, केवल एक निर्देशांक अर्थात x अक्ष या y अक्ष या z अक्ष में समय के साथ गति होगी। द्विविमीय गति में क्या होगा, समतल में गति होगी। समतल का मतलब, अब देखो ये समतल है, इसमें गति हो रही है तो इसकी कुछ मोटाई भी है, इसकी कुछ लंबाई भी है। डेस्टर पे गति हो रही है, इसकी कुछ मोटाई भी है, इसकी कुछ लंबाई भी है। तो समतल में गति माने दो अक्ष मिल जाएंगे, मोटाई वाला अर्थात x अक्ष, लंबाई वाला अर्थात y अक्ष। तो दो अक्षों के सापेक्ष, या तो x y अक्ष या y z अक्ष या z x अक्ष, ठीक है, इन दो अक्षों के सापेक्ष गति होनी चाहिए इसमें। तो कौन सी गति कहलाएगी, द्विविमीय गति अर्थात समतल में गति होती है। पहचानेंगे समतल में गति किस, समतल में गति किस गति में होती है, द्विविमीय गति में, ठीक है। इसमें दो निर्देशांक होते हैं, मैंने अभी बताया, x y y z z x, ठीक है। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष गति होगी। तीसरा क्या है, त्रिविमीय गति। ये कहां पे होगी, आकाश में। आकाश का मतलब आकाश पाताल से नहीं है, आकाश का मतलब यहाँ पर स्पेस से है, जहां पर तीनों अक्ष हों, ठीक है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। जब x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष तीनों अक्षों के सापेक्ष गति होगी तो उसे त्रिविमीय गति कहा जाएगा। लेकिन किसके साथ, समय के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, समय, समय के साथ ही कोई भी गति होगी, समय के साथ ही होगी। उदाहरण समझ लेते हैं। एक विमीय गति का उदाहरण है सीधी रेखा में गति। सीधी रेखा में कोई कार जा रही है उसकी गति, ठीक है, या मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति। मान लीजिए कि डेस्टर गिराया गया ऐसे ऐसे, तो इसकी गति जो हो रही है वो किस दिशा में हो रही है, सीधी रेखा में। डेस्टर ऐसे भाग के उधर नहीं गया, नहीं भाग के उधर जाए फिर घूम घाम के हम पकड़ के लेके आए, इस तरीके की गति नहीं है, सीधा गिरता जा रहा है। या कोई इसे गोली छोड़ दी जाए ऊपर से, या गेंद छोड़ दी जाए, नीचे गिरेगी तो उसकी गति कैसी कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। दूसरा क्या है, द्विविमीय गति के एग्जाम्पल क्या है, वृत्तीय गति। जैसे घड़ी की सुई घूमती रहती है, एक्स अक्ष के सापेक्ष उसकी घड़ी अगर देखें आप, ये देखो घड़ी है तो इसकी कुछ चौड़ाई भी है, इसकी कुछ ऊंचाई भी है ना। ये एक हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, वाई अक्ष। अब ऐसे सुई घूमती रहती है, ठीक है, ऐसे घूमेगी तो अब क्या होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष भी कुछ चलेगा और कुछ वाई अक्ष के सापेक्ष भी चलेगा। या बड़ा वाला झूला, ठीक है, वो भी ऐसे घूमता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष भी घूमता है और वाई अक्ष के सापेक्ष भी घूमता है। तो ये कौन सी गति होगी, द्विविमीय गति होगी। बिलियर्ड की गेंद ये भी उड़ती हुई जाती है, फुटबॉल की गेंद ये भी उड़ती हुई जाती है, किसमें आएगी, द्विविमीय गति में आएगी। त्रिविमीय गति में क्या होगा, त्रिविमीय गति में उड़ती पतंग, ठीक है, आकाश में उड़ती, एक्स अक्ष के सापेक्ष भी जा सकती है, वाई अक्ष के और जेड अक्ष के सापेक्ष भी जा सकती है। कीट पतंगों की गति है, ये भी एक्स वाई जेड कहीं भी उड़ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं कि हम एक्स अक्ष के सापेक्ष उड़ेंगे या हम वाई अक्ष में। वो पतंग कह रहा है या वो कीट कह रही है, कीट कह रहा है कि हम एक्स अक्ष के सापेक्ष भागेंगे, वाई अक्ष के सापेक्ष नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्स वाई जेड तीनों अक्ष के सापेक्ष घूम सकता है, गति कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अब दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सब के प्राथमिक से लेकर और उच्च स्तरीय प्रश्नों को और उच्च स्तरीय टॉपिक को हल किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।